तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट गुरु में। तो दोस्तों आईपीएल 2026 का अगला मुकाबला होना है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। अब देखिए जो मुकाबला है ये 14th मैच है, अरुण जेटली स्टेडियम पे प्रकुल खेला जाएगा। तो अभी तक अगर बात की जाए पॉइंट्स टेबल की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का बहुत ही शानदार प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। दोनों मैचेस उन्होंने अपने जीत लिए हैं और नंबर 4 पर वो काबिज है पॉइंट्स टेबल में। और अगर गुजरात की हम बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम जो है 9वें नंबर पर काबिज है, जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। और पिछले मैच की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल इंजरी की वजह से खेलते हुए नजर नहीं आए थे। अब इस मैच में क्या वो वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मतलब क्या लगता है, एक मुकाबला दिल्ली की टीम अपने घर से बाहर जीती है और एक मुकाबला घर में जीत चुकी है और दूसरा मुकाबला लगातार उनका होम ग्राउंड पर होना है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या दिल्ली की टीम की कंसिस्टेंसी हमें बरकरार देखने को मिलेगी या फिर शुभमन गिल कप्तानी मतलब अब वापसी करते हुए मुकाबले में और टीम को जिताते हुए वापसी करेंगे? प्रियंका, अभी तक का जो दोनों मैचेस जैसा बोला कि जीत लिए हैं, लखनऊ में जाके लखनऊ को हराया, अपने घर पे भी मुकाबला जीते और बड़े अंतर से जीते थे क्योंकि मुंबई जैसी टीम को भी रोक दिया था उन्होंने अपने घर पे। तो हाल फिलहाल अगर आप देखते हो तो कंसिस्टेंसी मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यही लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स फेवरेट डेफिनेटली रहने वाले हैं इन दिस मैच, क्योंकि गुजरात पहले 2 मैचेस हार चुकी है अपने। तो यहाँ पर जब आप हेड टू हेड पे भी गौर करते हो तो भले ही गुजरात का थोड़ा सा स्लाइट एज है क्योंकि 7 मैचेस हुए हैं जिसमें से 4 मुकाबले जीटी ने, 3 मैचेस दिल्ली ने जीते हैं। लास्ट के सीजन में भी दोनों मुकाबले गुजरात ने जीते थे। तो वो एक माइंडसेट होगा कि यार पिछले सीजन हम 2 मैचेस हरा चुके हैं दिल्ली को, तो हम एक बार फिर ये हरा सकते हैं और यहाँ से हम अपनी विनिंग ट्रैक पे वापसी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दिल्ली के भी मैदान पे गौर करते हो तो दिल्ली के मैदान पर दोनों टीम्स ने 3 मैचेस खेले हैं। 2 मैचेस गुजरात टाइटंस जीती है और मात्र 1 मैच दिल्ली जीत पाई है। और ये तो हम सभी जानते हैं लास्ट सीजन दिल्ली का कैसा गया था। 8 मैचेस अभी तक, अगर आप पिछले सीजन 2025 से लेकर अभी तक देखोगे तो 8 मुकाबलों में से सिर्फ 2 ही मैचेस दिल्ली जीती है अपने घर पे, अगर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुराने स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जीटी का पलड़ा थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन इस करंट फॉर्म को देखते हुए जहां दिल्ली के बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही है, मिडिल ऑर्डर बढ़िया है, गेंदबाजी शानदार चल रही है, तो उस एक कंप्लीट पैकेज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स अभी यहाँ पर फेवरेट दिखाई दे रही है। अच्छा प्रियंका, यहाँ पर एक चीज और है कि मैदान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा अभी तक मैदान रहा है अरुण जेटली स्टेडियम का, यहाँ पर अगर आप देखो तो ओवरऑल जैसे दिल्ली के ओवरऑल भी मैचेस पे गौर करते हो तो 87 टोटल मैचेस दिल्ली ने खेले हैं जिसमें से 48 हारे हैं। मतलब मोस्टली दिल्ली हारती हुई नजर आई है अपने घर पे, लेकिन वो पुरानी बात है। अभी कैसे स्टैट्स नजर आते हैं और क्या लगता है कि उनको फिर उन पे थोड़ा सा स्टैट्स पे बात करेंगे कि क्या अभी तक का नजरिया दिखाई दे रहा है अरुण जेटली स्टेडियम में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल दिल्ली में बारिश भी बहुत हो रही है तो उसका भी एक साया मंडराया हुआ है। तो क्या अपडेट्स है? देखिए अभी तक फॉर्म तो टीम की बहुत अच्छी चल रही है दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि पुराने सीजन निकल चुके हैं। गुजरात की उस टाइम पे फॉर्म बहुत अच्छी थी पिछले सीजन की अगर बात करें, लेकिन इस सीजन दिल्ली की बहुत अच्छी फॉर्म नजर आ रही है। उनका पूरा जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर। तो देखिए अरुण जेटली स्टेडियम की अगर हम बात करें तो पिछले सीजन यहाँ पर 7 मैचेस खेले गए थे और इस सीजन 1 मैच हो चुका है जिसे दिल्ली की टीम ने जीता है सेकंड बैटिंग करते हुए। तो ओवरऑल पिछले अभी के सीजन की बात करें तो 8 मैचेस कुल हुए हैं यहाँ पर। 3 मैचेस जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए और 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं, जिसमें से 1 मुकाबला पिछले सीजन जो है टाई भी रहा था। वो शायद राजस्थान के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम है सुपर ओवर में जीता था। और इस सीजन अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की हम बात करें, इस मैदान पर 1 मैच हुआ है जिसमें 9 विकेट निकाले गए थे। 6 विकेट यहाँ पर पेसर्स ने लिए थे और 3 विकेट स्पिनर्स के खाते में जुड़े थे। तो बॉलर्स के हिसाब से अगर आप देखिए तो पेसर्स का दबदबा हमें यहाँ देखने को मिला है और इस मैच में भी हो सकता है। और टीम के पास अच्छे पेसर्स भी हैं, मतलब काफी अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है यहाँ पर अगर पिच के लिहाज से बात की जाए तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को फायदा हो सकता है। टॉस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। और अच्छा ओवरऑल अगर आप देखते भी हो तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में टोटल वही जो 8 मैचेस हम पिछले सीजन और इस सीजन की ही बात कर रहे हैं तो 81 टोटल विकेट्स लिए गए हैं। 42 विकेट्स पेसर्स ने और 39 विकेट्स स्पिनर्स के हैं। मतलब देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता है, लेकिन इस सीजन जो पहला मैच हुआ उसमें डेफिनेटली वो मुकेश कुमार की जो स्लोअर डिलीवरीज आई थी उसने पूरी तरीके से गेम बदल दिया था। जो यहाँ दिल्ली में मुकाबला हुआ, मुंबई को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया था। तो यहाँ पर प्रियंका एक चीज तो है कि दिल्ली के मैदान पे अरुण जेटली स्टेडियम में पहले गेंदबाजी करना डेफिनेटली पसंद करेंगे कप्तान। अब यहाँ पर जब हम टीम्स की बात करते हैं, थोड़ा टीम्स पे गौर करते हैं। सबसे पहले गुजरात पे गौर करते हैं। क्या लगता है कि मतलब अभी क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, क्या शुभमन गिल के खेलने के चांसेस हैं और अगर खेलते हैं तो क्या कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं शुभमन गिल के आने से प्लेइंग 11 और रिजल्ट में?
देखिए पिछले मैच में शुभमन गिल नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, तो राशिद खान ने कप्तानी की थी, लेकिन उनकी कप्तानी में भी टीम नहीं जीत पाई। मुझे लगता है कि शायद वापसी कर सकते हैं, न्यूज तो ऐसी आ रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने तो वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ श्योर नहीं है, अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। तो हो सकता है कि कुमार कुशाग्र ये मुकाबला एक बार फिर से खेलते हुए नजर आए। अब फिलहाल यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों के अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो जैसा कि आपने कहा कि शुभमन गिल के वापस आने से क्या टीम को मतलब मजबूती मिलेगी, तो पहला मैच भी शुभमन गिल खेले थे, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला था। तो हाल फिलहाल जिन पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी, मुझे लगता है साई सुदर्शन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस टाइम पर। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने बनाए हैं, 2 मैचेस खेले हैं, 86 रन स्कोर किया है। शुभमन गिल ने पहले मैच में 27 गेंदों में 39 रन बनाए थे मात्र। अगर वो वापसी करते हैं तो उनसे उम्मीद रहेगी कि वो एक बड़ी पारी खेले, एज अ कैप्टन अपना अच्छा रोल अदा करते हुए नजर आए। इनके अलावा देखिए जॉस बटलर से काफी उम्मीदें रहेंगी टीम को, इन्होंने भी 2 मैचेस में 64 रन बनाए हैं। अब गेंदबाजों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रसिद्ध कृष्णा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं अभी हाल फिलहाल जो कि कंसिस्टेंसी भी दिखा रहे हैं और ज्यादातर विकेट भी उन्होंने निकाले हैं। 4 विकेट अभी तक वो ले चुके हैं 2 मैचेस में। राशिद खान ने 2 विकेट लिए थे पिछले मैच में, उन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया था एज अ ऑलराउंडर। अगर गेंदबाजी की बात करें तो 2 विकेट वो अभी तक ले चुके हैं 2 मैचेस खेलते हुए। साथ ही पिछले मैच में उन्होंने 16 गेंदों में 24 रन भी बनाए थे, मतलब नीचे आते हुए लोअर ऑर्डर में आके उन्होंने काफी अच्छा मतलब प्रदर्शन किया था। इनके अलावा कगिसो रबाडा ने भी सेम चीज की थी, मतलब 2 विकेट उनके खाते में है, लेकिन पिछले मैच में 16 गेंदों में 23 रन उन्होंने भी बनाए थे। तो अगर यहाँ पर बल्लेबाजी अगर ऊपर अच्छी हो जाती है ना, तो टीम को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि लोअर ऑर्डर में आके हमारे पास राशिद खान है, कगिसो रबाडा है, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि और मजबूती दे सकते हैं। देखो बेसिकली अगर आप देखते हो तो कगिसो रबाडा या फिर राशिद खान, मैं मतलब देखो राशिद खान को आप ज्यादा बेहतर समझोगे। कगिसो रबाडा ऐसे है कि अगर बल्ला मतलब अगर चल गया तो मतलब थोड़े बहुत 1-2 छक्के मार दिए तो मार दिए। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो कहने की बात यही है कि गुजरात टाइटंस मोटा मोटी बात यही है कि अपने टॉप ऑर्डर पर डिपेंड करती है, मोस्टली डिपेंड करती है। जहां पर साई सुदर्शन है, शुभमन गिल अगर आ जाते हैं तो ऊपर, एंड देन जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर से भी अच्छा वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स, एंड देन राहुल तेवतिया भी कहीं पिछले 2 सीजन से खो से गए हैं। आज ना इन खिलाड़ियों का नाम सुनने में ही नहीं आ रहा है, मतलब वॉशिंगटन सुंदर का भी नहीं आ रहा है, ग्लेन फिलिप्स का भी नहीं आ रहा है। उनके साथ फिलिप्स से तो उम्मीद रहती है, ग्लेन फिलिप्स से, कि वो देखो रन बना ना पाए लेकिन रन रोकने में काम आ सकते हैं। बट ओवरऑल जब आप देखते हो ना, तो गुजरात की टीम में अभी भी हेविली टीम टॉप ऑर्डर पे डिपेंड करती है। जहां पर अच्छा एक चीज और है, शुभमन गिल की आईपीएल में परफॉर्मेंस सभी चाहते हैं कि भाई वो उनकी यहाँ से परफॉर्मेंस आए, वो थोड़ा वाइट बॉल में लिमिटेड ओवर्स में बेहतरीन परफॉर्म करें। लेकिन जिस तरीके से वो पहले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, तो वो भी एक माइंडसेट मुझे लग रहा है कि एक लगता है कि इंसान को यार मुझे इतने बड़े मंच से बाहर नहीं हटाया गया, तो वो भी एक चीज है। या तो उसके 2 परिणाम है, या तो आप उस पर चैलेंज, उसको एज अ चैलेंज लेते हो, आप उस पर बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे शायद हो सकता है ना कि वो जो डिसीजन लिए गए हैं T20 वर्ल्ड कप से भी, वो शायद उन पर थोड़ा सा हावी हुए, तभी शायद उनकी अभी उतनी हाल में परफॉर्मेंस भी हमें देखने को उतनी नहीं मिल रही है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज नहीं लगी है। गेंदबाजी डेफिनेटली थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी हैं, बट जब बल्ले से ही उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कर पा रहे ना, बड़ा स्कोर अगर मिल रहा है तो वो कर ही नहीं पा रहे। और अगर स्कोर भी होता है तो यहाँ पर फिर बॉलर्स पर डिपेंड करती है टीम। यहीं पर जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरीके से बदली हुई है। टीम हाई ऑन मोमेंटम एंड हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, जहां डेफिनेटली केएल राहुल के रन नहीं आ रहे हैं, बट अगेन लास्ट सीजन 539 के आसपास उन्होंने बनाया था, 54 के आसपास की उनकी एवरेज भी रही थी लास्ट सीजन, एंड देन अभी इस सीजन वो चल नहीं पा रहे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ओवरऑल केएल राहुल एक्सपीरियंस देते हैं दिल्ली की टीम को, और वो अब नहीं तो कब वाली बात है, अभी उनको चलना डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के लिए यही टॉप ऑर्डर में उनका रन ना स्कोर करना थोड़ा परेशानी आ सकती है, क्योंकि दोनों ही मैचेस में एक खिलाड़ी ऐसा रहा है जिसने माहौल बदला, और वो थे समीर रिजवी। मिडिल ऑर्डर में आकर समीर रिजवी ने पहले लखनऊ के खिलाफ वो 70 रन की नाबाद पारी खेली, फिर 90 रन की पारी खेली अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, जहां पर फिर टीम फंबल हुई थी। नीतीश राणा जल्दी आउट हुए, नीतीश राणा भी चलते नजर आए नहीं है, केएल राहुल भी जल्दी आउट होते हैं। हालांकि प्रथुम निशंका ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, 44 रन बनाए, बट उनकी भी इनकंसिस्टेंसी हमेशा से बनी हुई है। तो टॉप ऑर्डर में देखो परेशानी है, लेकिन टीम जब जीत रही होती है तो सारी चीजें अच्छी हो रही होती है ना। तो यहाँ पर वही चीज मुझे नजर आती है। समीर रिजवी खास तौर से जिस दिन वो नहीं चले उस दिन दिल्ली का क्या होगा वो वाली बात है कि यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी। और पिछले 3 मैचेस अगर आप देखते हो, लास्ट सीजन का जो लास्ट मैच था
वहां पर भी उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी थी 25 गेंदों के आसपास, फिर उसके बाद लगातार वो मतलब तीनों मैचेस में हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। तो ओवरऑल समीर रिजवी पर सभी की निगाहें रहेंगी। देन डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम का बैटिंग लाइनअप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डेंजरस बनाते हैं, और ये चीज हमने देखी भी थी पहले मैच में। ट्रिस्टन स्टब्स डेविड मिलर आ रहे थे, स्टब्स को लाया गया, फिर उसके बाद डेविड मिलर लास्ट मैच में आते मुंबई इंडियंस के खिलाफ 18 गेंदों में 21 करते हैं, तब तक तो मुकाबला निकल ही चुका था। देन अक्षर पटेल आते हैं, विप्रज निगम है, तो बैटिंग लाइनअप इनके पास कूट कूट के भरा हुआ है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट देयर इंपैक्ट देयर, समीर रिजवी नहीं खेलते, जैसे अगर टॉप ऑर्डर तबाही मचा देता है, फिर उसके बाद जो हमारे चेंजेस थे, दूसरा इंपैक्ट प्लेयर था आशुतोष शर्मा, वो भी बड़ी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो बल्लेबाजी में इनके पास कोई मतलब मुझे लगता नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं और कोई कमी नजर नहीं आती है। गेंदबाजी पे आते हैं, यहाँ पर भी इनके पास 6 बॉलर्स के ऑप्शंस हैं, जहां अक्षर पटेल है, विप्रज भी एक आधा ओवर निकाल देते हैं, फिर उसके बाद मेन बॉलर्स के तौर पर लंगी एनगिडी आ जाएंगे, कुलदीप यादव है, टी नटराजन है, मुकेश कुमार। ये जो 4 गेंदबाज हैं ये इंपॉर्टेंट है, कुलदीप और अक्षर की जोड़ी है, और फिर उसके बाद 3 पेसर्स, जहां पे लंगी एनगिडी ऑलरेडी लास्ट 2 मैचेस में 4 विकेट ले चुके हैं। पहले मैच में लखनऊ के खिलाफ 3 विकेट, अपने घर पे 1 विकेट। मुकेश ने लास्ट मैच में जो वो स्लोअर डिलीवरीज डाल के मुंबई को परेशान किया था, वही हमें देखने को मिलेगा, जहां वो 2 विकेट लेके गए थे। तो ओवरऑल बॉलिंग से लेकर बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर्स सब परफेक्ट पोजीशन पर, मतलब एक कहते हैं ना कि एक परफेक्ट पॉइंट पे हर जगह सारी चीजें परफेक्ट अभी फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन जब टीम हारेगी तब देखना होगा कि किस तरीके से परेशानियां आ सकती हैं, जो कि परेशानी दिख रही है। टॉप ऑर्डर परेशानी है, केएल राहुल और नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी। आप सिर्फ 1-2 खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं कर सकते, मतलब जैसे समीर रिजवी रन बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। जरूर बैटिंग लाइनअप आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सभी को रन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक देखो समीर रिजवी का ही बल्ला चला है। ये मतलब दिल्ली जीत रही है तो उनकी खामियां थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, खामियों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जिस दिन हारेगी उस दिन यही सवाल पूछे जाएंगे, केएल राहुल रन क्यों नहीं बना रहे हैं, नीतीश राणा का क्या है 3rd नंबर पर आते हुए। एंड देन अक्षर पटेल, वो पथुम निशंका तो खैर अभी है ही नहीं, टीम में शामिल ही नहीं है। बट राइट नाउ जो हम ऑप्शंस की भी बात करते हैं, तो करुण नायर, आशुतोष शर्मा, और जैसा आपने बोला था, जहां प्रियंका ने भी ये बात बोली थी, वो आकिब नबी एक गेंदबाज है। तो बॉलर्स के भी ऑप्शन इनके बेंच पे ऐसे बैठे हुए हैं, बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि हार के वक्त या फिर परेशानी होगी तो स्टेप अप कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि अब इस फाइनल मैच में क्या हो सकता है, तो देखो बारिश के तो चांसेस मुझे लगी रहे प्रियंका के, थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं बारिश के, और मुकाबला जैसे चलेगा टॉस का, वही जीत कर पहले गेंदबाजी करना है ना। तो अब क्या लगता है कि इस फाइनल भी हो सकती है मैच में ना, हाँ बिल्कुल, टॉस के बाद डिले हो सकता है, मुकाबला थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो सकता है। बट इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट को, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए फाइनल रिजल्ट क्या निकल रहा है? क्या दिल्ली के पक्ष में जा रही है ये मुकाबला? दिल्ली के पक्ष में तो जा रहा है, मतलब अभी तक का जो प्रदर्शन उनका रहा है, जो उनका टीम लाइनअप है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब गुजरात को देखते हुए तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो डेफिनेटली दिल्ली की टीम ये मुकाबला निकाल सकती है, जीत सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात की जो टीम है वो इस मैच में शायद कमबैक कर सकती है, मतलब वही 60-40 हम कर सकते हैं। मतलब सेकंड बैटिंग करते हुए उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर जीटी के पास, क्योंकि देखो सेकंड बैटिंग करते हुए चांसेस भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो एक मौका मिल जाता है टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का, तो कहीं ना कहीं जीटी गेम में वापसी कर सकती है। और यही वो जो चोट है ना, जो इनके पास जो 3-4 प्लेयर दिल्ली के नहीं चल रहे हैं, समीर रिजवी पर हैवीली डिपेंड कर रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा वो क्रैक कर ले जाते हैं तो जीटी ये मुकाबला निकाल सकती है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का, जहां दिल्ली पर डेफिनेटली फेवरेट्स तो नजर आ रही है, दिल्ली पर भरोसा जताया जा रहा है, बट जो खामियां हैं अगर उसको पार कर ले जाती है जीटी, जिन खामियों की हमने अभी बात करी है, तो जीटी का पलड़ा भारी हो सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लगाम लगाते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम बात जरूर करेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जो जैसे कि कोलकाता है, या फिर आप बात करते हैं खुद गुजरात टाइटंस की, जो निचले क्रम पे अभी तक मुकाबला नहीं जीत पाई है, इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स, उन सब पे भी हम लोग एक दिन अभी बैठ के अगले वीडियो में बात करते हैं कि आखिर क्या कमियां हैं जिस पर इनको काम करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।